नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर आयशा मारवा की जब आंखें खुलती है तो रोहित को अब अपने सामने ही देखकर अब उनके दिल को एक सुकून मिलता है। और अब जैसे ही यहाँ पर अब रोहित की भी आंख खुलती है तो यानी कि किंग की आंख खुलती है तब अब यहाँ पर किंग कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अब आयशा मारवा कहती है, मैं तुम्हारे खाना बना कर लाती हूँ। लेकिन अभी अब किंग उसे कहते हैं, कल से तुम बना लेना, लेकिन आज मैं खाना बना कर लाता हूँ। यहाँ किंग अब वहाँ पर अपने किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लंदन से दूर अब इस गांव में भाग्यश्री अब अपनी मैडम के ही पास थी। अब भाग्यश्री अपनी मैडम से कहती है, क्या होगा मैडम जब हमारी कवीन अनिका को पता चलेगा युवराज के बारे में? क्योंकि ये तो सच में मुझे भी उस पल का इंतजार ही होगा, साथ के साथ मुझे डर भी है। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अब कवीन अनंता कहती है, अब मैंने सब कुछ अनिका पर ही छोड़ दिया है। जो भी अंजाम हो अब अनिका ही डिसाइड करेगी। उसे पता है कि उसे क्या करना है और वैसे भी उस केमिकल को डिस्ट्रॉय करना अब सिर्फ अनिका के हाथ में है। सिर्फ अब अनिका ही इस काम को कर सकती है। अब अपनी मैडम की इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, इसके बारे में तो मैडम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं अनिका के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। अनिका जरूर ही इस काम को कर लेगी। और मैं बस एक बार अलेक्जेंडर बाबा को वो को देख कर आती हूँ, मैं उसे उस डॉग से मिलवा कर आती हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोला था उसका बड़ा ही मन लगा रहेगा यहाँ पर। क्योंकि अभी अनिका भी तो यहाँ नहीं है, वो अब अपनी फैमिली को भी तो बहुत मिस कर रहा होगा। हालांकि मैंने उसे टारगेट दिया था कि वो पहले अपनी इस बुक को पढ़े, लेकिन अब आई थिंक मुझे उसे उस डॉग से मिलवा देना चाहिए। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अब यहाँ पर कवीन अनंता कहती है, ठीक है भाग्यश्री, तुम उसे वो डॉग दे दो, लेकिन हाँ तुम अलेक्जेंडर से कहना कि वो बस उसके साथ खेलने में ना लग जाए, क्योंकि उसे भी यहाँ पर सिर्फ खेलना नहीं है, उसे बहुत ही कुछ यहाँ पर सीखना है। क्योंकि जिस तरह से अनिका यहाँ से एक अच्छी डॉक्टर बन के गई है आयुर्वेद की भी और वैसे भी, तो ठीक उसी तरह से हमें अलेक्जेंडर को भी ऐसे ही तैयार करना है। आज उसे हर्ब्स की जानकारी लेनी है, कल से उसे लेप बनाना सिखाना होगा, क्योंकि हमें अलेक्जेंडर को भी सेम उसी तरह से तैयार करना है। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, ठीक है मैडम, मैं अलेक्जेंडर पापा के पास जा रही हूँ और मैं उसे खास करके कहूँगी कि वो अपना ज़्यादा समय डॉग के साथ ना बिताए। हालांकि जहाँ तक अनिका के द्वारा पता चला है, अलेक्जेंडर को पेट एनिमल्स के साथ रहना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन वो खुद काफ़ी इंटेलिजेंट और शार्प माइंड है। वो भी अनिका की तरह पूरी लगन के साथ यहाँ पर अपने काम को सीखेगा। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अब यहाँ पर कवीन अनंता कहती है, ठीक है तुम जल्दी जाओ और फिर जल्दी आना। यहाँ भाग्यश्री अब अपनी मैडम से इतना कहकर अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही भाग्यश्री वहां पर अलेक्जेंडर के रूम के बाहर पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद अब वो उसके दरवाजे को नॉक करने लगती है। तो कुछ ही देर के बाद अब दरवाजा खुला तो अब अलेक्जेंडर कहता है, आइए आइए डॉक्टर अमृता, क्योंकि अलेक्जेंडर तो अभी भाग्यश्री को ही डॉक्टर अमृता समझ रहा था। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैंने जो आपको बुक दी थी क्या आपने क्या वो ख़त्म हो गई है? क्या आपने उसे पूरी की पूरी पढ़ लिया है? अब भाग्यश्री की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मैंने उसे ख़त्म कर लिया है, मैंने उसे पूरा रीड किया है। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है, आपके ठीक है, अगर आपने उसे पूरा पढ़ लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए
अपने कमिटमेंट के अनुसार अब मैं आपके लिए ये डॉग लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर ये कहते हुए वो डॉग को पकड़कर आगे कर देती है। अब यहाँ पर उस डॉग को देखकर तो अब अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पर सच में अपने पेट एनिमल्स को बहुत ही मिस कर रहा था। और अब इस डॉग को देखकर उसे इस डॉग के साथ कुछ अपनापन सा लगता है, और अब वो जल्दी से उस डॉग को अपनी गोद में ले लेता है। अलेक्जेंडर ने यहाँ पर उस डॉग को अपने ऐसे लिया हुआ था जैसे उसने किसी बच्चे को पकड़ा हुआ है। इधर अब उस डॉग को लेने के बाद अब अलेक्जेंडर भाग्यश्री को थैंक यू कहता है। तो भाग्यश्री भी अब अलेक्जेंडर से कहती है कि ठीक है, फिर आपकी पढ़ाई पर इसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंने ये डॉग आप तो को तभी तक ही दिया है, तब तक आप सब कुछ साथ के साथ अच्छे से सीखते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसी के साथ खेलते रहे तो फिर मुझे ये डॉग आपसे वापस लेना होगा। भाग्यश्री की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, डोंट वरी, मैं बैलेंस कर लूँगा। ऐसा समय ही नहीं आएगा कि आपको ये डॉग मुझसे छीनना पड़े। यहाँ अलेक्जेंडर से बात करने के बाद अब भाग्यश्री भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर हालांकि भाग्यश्री थोड़ी सी अलेक्जेंडर के सामने थोड़ी सी रूड हो रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसे उस चीज़ का पश्चाताप भी हो रहा था कि वो एक बच्चे के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन वो भी क्या करती, उसे अलेक्जेंडर को भी यही सब करके समझाना था, ताकि अलेक्जेंडर भी समय के साथ साथ अपनी स्किल्स को और भी बढ़ा सके। तो वहीं अब दूसरी तरफ अब भाग्यश्री अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंपीरियल कॉलेज में अनिका जब उस लैब में पहुंचती है तो वहां पर अब एक प्रोफेसर पहले से ही काम कर रहा था। अब वहां पर उसे देखकर अब अनिका दूसरी तरफ जाने लगती है कि तभी अनिका को अब एक आवाज आती है, जो कि वो आवाज में कहते हैं कि तुम्हारे रिसर्च का टॉपिक क्या है। अब जैसे ही अनिका ने ये आवाज़ सुनी तो अब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, तो अब उसकी वहाँ पर पीछे से किसी ने उससे ये पूछा था। अब उस शख्स की इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है, और कुछ सोचने के बाद अब वो कहती है, गोल्डन ड्रग, मेरी रिसर्च का टॉपिक है गोल्डन ड्रग। अब यहाँ पर अनिका के मुंह से ये सुनते ही वहाँ पर अब जितने भी लोग लगे हुए थे वो बस अनिका को ही देख रहे थे। सबकी ही नज़रों को खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या बात है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या? अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब एक प्रोफेसर कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी क्या कहा है? अब उस प्रोफेसर की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है। इवन मैंने अपने पूरे होश में इस बात को कहा है। अनिका की इस बात पर अब वो प्रोफेसर कहता है, आज तक कोई भी गोल्डन ड्रग के बारे में पता भी नहीं लगा पाया है, और तुम इस ड्रग को बनाने की बात कर रही हो। इस ड्रग की बस 2 डोज ही आज तक बनी थी, और वो भी किंग ने इस ड्रग को बनाया था। तो अब तुम बताओ, तुम इसे कैसे बनाओगी? शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि गोल्डन ड्रग को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पहले V16 पाउडर ड्रग के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो V16 पाउडर ड्रग के भी आखिरी डोज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे तुम्हारा टॉपिक अगर मैं सच कहूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मुझे पता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जब आज तक किंग या और जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब से ये नहीं बना है, तो तुम कर पाओगी या नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मोरल को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और अब वो ये कहता है यहाँ पर अब सभी अनिका को अब उसके इस रिसर्च के लिए विश करते हैं, और अब वो सभी अब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इधर सभी के इस रिएक्शन पर तो अब अनिका को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, क्योंकि एक तरफ वो सभी उसे बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे थे, लेकिन वो जिस तरह से हंस रहे थे उस
उसे देखकर अनिका को अब समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि वो लोग उसी के इस रिसर्च के टॉपिक के ऊपर ही हंस रहे हैं, क्योंकि वो अनिका को ज़्यादा हल्के में ले रहे थे। बट वो भी सबके इन रिएक्शन को देखकर वो भी कुछ कहती नहीं है। उसे बस इस लैब में आने का एक ही मकसद था, उसे उस केमिकल को ढूंढना था जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी, और साथ ही उसे डॉक्टर अमृता के फॉर्मूले को भी यूज करके उस केमिकल को बनाना था, जिसके मदद से वो अब रोहित के राज तक भी पहुंच सकती थी। और अब वो वहाँ पर अपने सेक्शन में जाकर अब अपनी पॉकेट से अब उस पेज को निकालकर अब उन सारे के सारे उन फॉर्मूलाज को ही पढ़ने लगती है, जिससे उस केमिकल को बनाया जा सकता था। और एक बार उसको पढ़ने के बाद अब अनिका अब बड़े ही ध्यान से अपने काम में लग जाती है। अनिका को पता था कि आज का पूरा दिन इस केमिकल को बनाने में ही उसका लग जाएगा, क्योंकि सच में इस केमिकल को बनाना इतना आसान भी नहीं था। और फिर अब वो सोचती है कि मुझे उस केमिकल को भी तो ढूंढना होगा, जिसे ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ऐसा केमिकल तो ये लोग ऐसे तो नहीं रखेंगे, वो जरूर किसी सेफ पैलेस पर ही होगा। ये सोचकर अनिका अब कहती है मुझे उस सेफ पैलेस को भी देखना होगा जहाँ पर वो केमिकल रखा जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं ऑनलाइन उसके बारे में कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो, तो क्या उसकी सच में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और वो केमिकल किसका प्रोजेक्ट हो सकता है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता है। ये सोचकर ही अब अनिका अपने काम में लग जाती है, और वो अब उस फॉर्मूले की मदद से अब सबसे पहले यहाँ पर केमिकल को बनाने लगती है, क्योंकि पहले वो यहाँ पर केमिकल को बनाएगी और उसके बाद वो दूसरे केमिकल को ढूंढने की कोशिश करेगी। तो वहीं अब यहाँ पर एक प्रोफेसर अब अनिका के पास आता है और अब अनिका से कहता है कि तुम प्रोफेसर वांगापाटू की स्टूडेंट हो। अब उस प्रोफेसर की इस बात पर अब अनिका अपना काम करते हुए ही कहती है, हाँ मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। यानी कि अब अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ अब उस काम को करने में लग जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ इंडिया में नेत्रा अभी मारवा हाउस में वापस आ चुकी थी, क्योंकि धनंजय के द्वारा किए गए उसके साथ उस व्यवहार के कारण वो भी यहाँ पर धनंजय से अपने बदले को पूरा करना चाहती थी। इसलिए वो यहाँ पर अब पूरा का पूरा प्लान बनाकर मारवा हाउस में आई थी कि वो सावित्री को सबसे पहले रोहित के पिता का राज बताएगी। इसलिए वहां आने के बाद अब वो सीधा ही जब मारवा हाउस के अंदर आती है तो उसे सामने शिवराम दिखाई देता है। इसलिए वो शिवराम से कहती है, सुहासिनी मारवा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। अब यहाँ पर नेत्रा की इस बात पर अब शिवराम कहता है कि सुहासिनी मैडम तो अपने रूम में ही है लीला के साथ। इधर शिवराम की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, ठीक है फिर मैं उनसे मिलकर आती हूँ। या नेत्रा अब उनसे इतना कहने के बाद अब सीधा ही सुहासिनी मारवा के रूम की तरफ जाने लगती है। आज यहाँ पर नेत्रा ने अपना पूरा का पूरा मन बना लिया था कि आज वो आयशा मारवा, स्वाति मल्होत्रा और अंजलि को अपने जाल में फंसा ही लेगी, क्योंकि अब उसे इन तीनों के साथ तीनों को फंसाकर ही अपने मकसद को पूरा करना था। यहाँ नेत्रा भी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि जाते जाते वो यहाँ पर अभी भी अपने प्लान को बार बार दोहरा रही थी। इधर देखते ही देखते ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। इधर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में अनिका अब अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि उसे टाइम का भी एहसास ही नहीं हुआ था कि सच में कितना टाइम हो गया है। अनिका ने आज फाइनली अब उस केमिकल को बना लिया था। अनिका जिस केमिकल के लिए उसे वहाँ पर कविन अनंता ने बोला था, अनिका ने अब उस केमिकल को बनाने के बाद उसको अब एक एयर टाइट कंटेनर में रखा, और अब वो सीधा ही अब अपने लैब कोट को और हेयर कैप को और अपने आई ग्लासेस को निकालकर अब अपने लॉकर में रखने के लिए चली जाती है। और उन्हें वहाँ पर लॉकर में रखकर अब वो अपने पर्स और फ़ोन को उस लॉकर से निकाल लेती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिसर्चर थे उनके नाम पर यहाँ पर अलग अलग लॉकर बने हुए थे, जिसमें सारे के सारे लोग अब यहाँ पर अपनी अपनी पर्सनल चीज़ों को रिस्टोर कर रख सकते थे। और यहाँ पर अब अपनी चीज़ों को लेने के बाद अभी अनिका अब उस केमिकल को अपने पर्स में ही रख देती
लेती है, वो भी बड़ी सेफली। और अब उसे अपने पर्स में अच्छी तरह से रखने के बाद अब वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अनिका के कानों में अब पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है, बट मैं तुम्हें अवेयर कर दूं कि तुम इस टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि जो टॉपिक तुमने चुना है वो ठीक नहीं है। ये गोल्डन ड्रग के बारे में पता लगाना तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अपने रिसर्च को कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरी एडवाइस मानो और तुम अपने इस टॉपिक को ही चेंज कर लो ताकि तुम्हारी रिसर्च भी जल्द से जल्द पूरी हो। अब इस बात पर अब अनिका पीछे की तरफ मुड़ती है और अब वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वो उस शख्स को देखते हुए कहती है, हो सकता है कि मैं उसे ना बना पाऊँ, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी और मैं जब तक कोशिश करती रहूँगी तब तक मैं उसे ना बना पाऊँ, भले ही मैं बार बार फेल क्यों ना होती जाऊँ। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब वो प्रोफेसर फिर से अब अनिका को एक इम्प्रेसिव लुक देता है, क्योंकि ये वही प्रोफेसर था जिसने अनिका से 2 दिन पहले ही पूछा था कि उसका रिसर्च का टॉपिक क्या है। यहाँ अब अनिका उसको अब उस प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब उसे कहती है, आई थिंक अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही अनिका वहाँ से लैब से बाहर निकल कर आ जाती है। इधर वो प्रोफेसर अब अनिका को और उसके इस एटीट्यूड को बस देखता ही रह गया। अनिका अब उस लैब से निकलने के बाद अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका को पता था कि भले ही अनिका ने रोहित को मैसेज कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी मिस्टर मारवा शांत नहीं बैठे होंगे। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपनी बाइक पर बैठकर अब अपने घर की तरफ जाने लगती है और वो भी जाते जाते यही सोचती है कि कुछ फूड पैकर्स ले लेती हूँ, और वैसे भी पता नहीं मिस्टर मारवा का मूड कैसा होगा। ये सोचते हुए अनिका भी अपनी बाइक चला रही थी और वो अब अपने मन में यही सोच रही थी कि वैसे तो इस केमिकल को बनाने में मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, क्योंकि मेरे लिए ये सच में इंटरेस्टिंग था। ये सोचते हुए ही अब अनिका अपनी बाइक को एक जगह रोककर अब वो एक शॉप के पास जाकर अब वहाँ से कुछ फूड पैकेट्स को परचेज कर लेती है, क्योंकि अब यहाँ पर अनिका के लिए अनिका को खुद इतना काम था कि अब वो यहाँ पर खुद कुकिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। और इसलिए वो यहाँ से वो यहाँ पर अपना कुछ फूड पैकर्स को ले लेती है और उसे लेकर अब वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अपने घर में रोहित अभी इधर उधर ही चक्कर काट रहा था और वो बार बार बस टाइम ही देखे जा रहा था। अभी वो यही सोच रहा था सब ठीक तो होगा ना। अनिका को 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन और 2 रात से अनिका यहाँ पर आई ही नहीं है, जबकि अनिका ने कहा था कि वो जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि पिछले 2 दिन अनिका वहाँ पर उसी कॉलेज की ही उसी यूनिवर्सिटी की ही लैब में अपने केमिकल को बनाने में लगी हुई थी। इसलिए रोहित को अभी अनिका के बारे में बार बार चिंता हो रही थी। अब रोहित यही सोच रहा है कि मेरा मन भी अभी किसी और काम में नहीं लग रहा है। जब तक एक बार मेरी अनिका से बात नहीं हो जाती, उसे मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेता, तब तक मैं अपना कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा। रोहित यहाँ यही सोचते हुए ही बार बार बस टाइम को ही देखे जा रहा था, क्योंकि रोहित ने ये 2 दिन कैसे निकाले थे वो बस उसे ही पता है। अब तभी उसे रोहित ऐसे ही बार बार चक्कर काट रहा था, तभी अब उसे एहसास होता है कि कोई घर के दरवाजे को खोल रहा है, क्योंकि रोहित को जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ आई, ये देखकर रोहित अब समझ जाता है कि जरूर अब अनिका ही होगी, क्योंकि दरवाजे को तो सिर्फ अनिका ही खोल सकती है। कुछ ही देर में जब दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर हाथों में कुछ फूड पैकेट्स को लेकर अनिका ही थी। अनिका को अब वहाँ पर देखकर और साथ के साथ अनिका को वैसे वहाँ पर देखकर अब रोहित जल्दी से अनिका की तरफ अपने कदमों को बढ़ा लेता है और उसके पास जाकर अब वो सबसे पहले अनिका के हाथों से उन फूड पैकेट्स को ले लेता है और वो अब अंदर आ जाता है। तो वहीं अनिका भी अभी दरवाजे को बंद करके अब रोहित के पास आती है और अब रोहित से कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, मैं लैब में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। मुझे सच में पता नहीं था कि मैं आपसे
2 दिन बाद मिल रही हूँ। इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो अनिका? मैंने क्या तुमसे कुछ कहा? क्या तुम हर बार इसमें नई बात कौन सी है अनिका? तुम हर बार तो यही करती हो, क्योंकि जब तुम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी केमिकल को, किसी भी चीज़ को बनाने में जब अपनी लैब में बिजी होती हो तो तब तुम यही तो करती हो। अरे क्या तुम भूल गई हो अनिका कि आकाश के एक्सीडेंट के वक्त भी तो तुमने यही किया था। और फिर अब रोहित ने इतना ही कहा था कि ये कहते हुए ही रोहित अब सीधा ही किचन में चला जाता है, क्योंकि अब वो रोहित अपनी बात को अधूरा छोड़कर अब वो इससे ज़्यादा अनिका को कुछ नहीं कहता। तो वहीं अनिका भी अब रोहित को इस तरह से किचन की तरफ जाता हुआ देखकर अब अनिका भी अपने आप को नहीं रोक पाई और अनिका भी अब अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ा देती है। और वहां जाकर अब अनिका रोहित को, अब क्योंकि अनिका को पता था कि रोहित उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे नाराज है, इसलिए अब अनिका रोहित की नाराजगी को दूर करने के लिए अब उसे पीछे से हक कर लेती है और अब उसे जोर से हक करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, देखिए मैं ठीक हूँ एंड ट्रस्ट मी, उस कॉलेज में मेरे साथ निखिल भी है, क्योंकि मैं उस कॉलेज में अकेली नहीं थी। इस बार आपकी अनिका अकेले कहीं नहीं जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और फिर आपके नानी के पंछी भी तो है ना वहाँ पर। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित पीछे मुड़ जाता है और अब वो अनिका के सामने खड़ा होता है और अब अनिका से कहता है, मैं उन लम्हों को दोबारा याद भी नहीं करना चाहता हूँ अनिका। अगर मौत आएगी तो तुमसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मैंने कर्नाटक आइलैंड में तुम्हारा हाल देखा था और सच में जब मैंने तुम्हें उस समय देखा तो सच में मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं उस लम्हे को फिर से नहीं जीना चाहता। अब इस रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मिस्टर मारवा आप? ये अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका को अब सारे ही गिले शिकवे भूलकर अब जल्दी से ही अनिका को एक हक करते हुए कहता है, अनिका मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि इन 2 दिनों में और इन 2 रातों में मैंने क्या क्या सहा है, क्योंकि सच में मुझे ये 2 दिन और ये 2 रात कहीं 2 सालों के बराबर लग रही थी। अरे मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे फ़ोन का जवाब भी तो नहीं दे रही थी। अगर तुम मेरे फ़ोन का जवाब देती तो शायद फिर भी मैं कुछ समझ लेता, लेकिन 2 दिन जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मुझे सच में यही लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। इधर अब अनिका रोहित को की इन बातों को सुनकर अब समझ जाती है कि सच में रोहित कितना ही परेशान हुआ होगा, इसलिए अनिका अब रोहित के गालों पर एक किस करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, लेकिन मैं भी क्या करती, क्योंकि मेरा फ़ोन तो वहाँ पर लॉकर में जमा हो गया था। मैंने वहाँ पर लॉकर में उस फ़ोन को रख दिया था, तो भला मैं कैसे ही बात कर पाती। एंड सॉरी, ये मेरी ही गलती है कि मैंने आपको एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, मुझे खुद समय का आभास नहीं हुआ। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ वो तो मैं जानता हूँ अनिका, क्योंकि जब तुम अपने काम में बिजी होती हो तो तुम्हें 2 दिन तो क्या ना जाने कितने ही दिन रात कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर रोहित की इन बातों, अब रोहित ये कहते हुए कहता है, एनीवे अनिका छोड़ो अब इन बातों को, अभी तुम ठीक हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन 2 रात, इसलिए अभी सबसे पहले तुम शावर लेकर आ जाओ, क्योंकि शावर लेने से तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील भी होगा। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो यहाँ पर शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित अब माइक्रोवेव में अब अनिका के द्वारा लाए गए उन पैकेट्स को, यानी कि अब खाने को गर्म करने लगता है और बाकी के जो फूड पैकेट्स थे अब उन्हें फिर से फ्रिज में वापस से रख देता है। तो वहीं अनिका भी अभी अपने रूम में पहुंचकर अब वहाँ पर शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अनिका शावर लेकर वापस आती है तो अब वो यहाँ पर नाइट गाउन पहन कर आती है। इधर अपने रूम से स्टेयरकेस से नीचे उतरकर अनिका फिर से हॉल में आ जाती है। जैसे कि अनिका हॉल में आती है तो वो देखती है कि रोहित ने तो टेबल पर खाना पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि रोहित ने सारे खाने को गर्म करके उसे वहाँ पर लगाया था। अब वहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास जाने के बाद जब अनिका ने देखा कि रोहित
किचन में कुछ कर रहा है तो अब वो अपने पर्स से अब उस कंटेनर को निकाल कर अब रोहित के सलाद में उस केमिकल को डाल देती है, क्योंकि अनिका को यहाँ पर कविन अनंता के द्वारा बताए गए उस हिंट के द्वारा ही अब अपने रोहित के बारे में जानना था। इसलिए रोहित का भी उसकी तरफ ध्यान ना होने की वजह से अब वो जल्दी से अपने द्वारा बनाए गए उस केमिकल को रोहित के खाने में डालती है और उसके बाद अब वो उसे अपने पर्स में फिर से रख लेती है। तो इधर किचन से बाहर आते हुए अब रोहित कहता है तुम अपना फेवरेट फूड लेकर आई हो। अब इस बात पर अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, वो मेरा मन कर रहा था फ्राई फिश खाने का। तो बस टेबल पर रखते हुए ही अब रोहित उसे कहता है मैं तुम्हें सर्व कर देता हूँ। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है रहने दीजिए मिस्टर मारवा, मैं आपको सर्व करूं क्या। अब इस बात पर रोहित कहता है मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। अब ये सुनते ही अनिका कहती है लेकिन आपने मुझे कभी करने ही नहीं देते हैं। ये सुनते ही अब अनिका बोल्ड वेजिटेबल्स और एक्जोटिक सलाद को सर्व कर देती है। तो वहीं रोहित अब उसे थैंक यू कहता है। या अनिका की नज़र और सिर्फ अभी रोहित पर ही थी। तो वहीं रोहित अब हमेशा की तरह ही पूरे ही कंसंट्रेशन से अब अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। रोहित तो वहीं अब अनिका को बस उस केमिकल के रिएक्शन का ही वेट कर रही थी। या आखिर इस केमिकल में ऐसा क्या है कि मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ रोहित अब अनिका से खाना खाते हुए कहता है अनिका तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो, क्या तुम्हें भूख नहीं है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है वो मैं आपके लिए चीज़ केक लाना भूल गई, तो बस मैं वही सोच रही थी। बस इस बात पर अब रोहित कहता है इट्स ओके, मैं रिया नहीं हूँ अनिका, तुम अपना मील एंजॉय करो। रोहित ने अभी ये कहा ही था कि तभी अब रोहित को, क्योंकि रोहित ने अपना ऑलमोस्ट खाना खा लिया था, इसलिए वो केमिकल अभी रोहित की बॉडी में अब अपना असर दिखाना शुरू करने लगा था। रोहित को अब चक्कर आने लगता है, उसकी बॉडी से अब एकदम से जोर से पसीना आने लगता है। यहाँ रोहित की बॉडी अब बिल्कुल ही रेड होने लगती है और अब वो वहाँ पर जो रोहित के लिए अब अपनी आंखें खुली रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और अब कुछ ही सेकंड के अंदर रोहित वहाँ पर बेहोश हो जाता है। रोहित की बॉडी में ये सब इतने सारे रिएक्शन देखकर तो अब अनिका एकदम से एक पल के लिए तो घबरा जाती है। वो अभी अपनी जगह से उठती है और अब वो रोहित के शरीर में आए हुए इस बदलाव से एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन उसे रोहित की नानी माँ की भी बात याद थी। वो अब जल्दी से अपने पर्स से अब एक इंजेक्शन को निकालती है और उसे निकालने के बाद अब वो रोहित के ब्लड सैंपल ले लेती है और उसे अब एक कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में रख लेती है। अब ये सब करने के बाद अब वो रोहित को उठाकर अब वहाँ पर रूम में लेकर जाती है और उसे वहाँ पर सुला देती है। इसके बाद अनिका अब रोहित को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब वो एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि अनिका ने रोहित को एग्जामिन इसलिए किया कि कहीं इस केमिकल की वजह से रोहित के शरीर में किसी तरह से तो कोई हानि नहीं पहुंची है। लेकिन जब अनिका को लगा कि रोहित के शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है, तो अब यहाँ पर अनिका को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि जब अनिका ने इस केमिकल को रोहित के खाने में डाला था, भले ही वो उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन एक घबराहट तो अनिका के अंदर भी हो रही थी कि पता नहीं इस केमिकल से रोहित को क्या ही होगा। हालांकि वो अपने गुरु कविन अनंता के ऊपर पूरा विश्वास करती थी, इसीलिए ही शायद अनिका ने इस काम को कर दिया। यहाँ अनिका के लिए अब ये चैलेंज यही था कि वो रोहित का ब्लड टेस्ट कहाँ पर करेगी। कुछ देर तक अच्छी तरह से सोचने के बाद अब अनिका को अचानक से कुछ याद आता है और वो सोचती है कि कल लैब में मुझे बड़े ही ध्यान से ये काम करना होगा, क्योंकि अभी मुझे कल जब मैं उस लैब में जाऊंगी तो मैं सबसे पहले इसी काम को करूंगी, लेकिन ध्यान से कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं होना चाहिए कि मैं आखिर वहां पर क्या कर रही हूँ। यानिका भी अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रही थी और वो अब एक पेपर को अपने हाथ में लेती है और इसके बाद अब वो एक पेन लेकर यही सोचती है कि धनंजय पापा ने कहा था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी और जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो राजीव अंकल और करण पापा ही थे।
तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अनिका के दिमाग में अभी ये सब चल रहा था कि तभी अनिका की नज़र अब सामने रखी हुई एक डायरी पर जाती है। उस डायरी को देखकर अब अनिका अपने मन में सोचती है कि शायद ये डायरी धनंजय पापा की है। उसे देखकर अब अनिका अपने मन में सोचती है कि अब मैं खुद इस डायरी को पढ़ूंगी। क्यों, क्या क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए? अब अनिका यहाँ पर अपने आप में एक पल के लिए सोच रही थी कि ये यहाँ पर रोहित के पापा की डायरी है, इसलिए शायद मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब वो अपने आप को नहीं रोक पाती और अब ये सोचते हुए ही अनिका उस डायरी को उठाकर अब उसके पेज पलटने ही वाली थी कि तभी अनिका की नज़र अब वहाँ पर एक बुक पर जाती है। उस बुक को देखकर अनिका जब उस बुक के पास जाती है तो उस बुक में लिखा था राजमहल का रहस्य। अब उस बुक को देखकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि मुझे इस बुक को पढ़ना ही होगा। आखिर राजमहल का रहस्य क्या है? क्योंकि इसके बारे में तो मुझे रोहित से भी कुछ पता नहीं चला था। जहाँ अनिका भी अपने ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया के मल्होत्रा हाउस में श्वेता यहाँ पर अभी क्रिश से कहती है, देख रहे हो तुम, माँ को जब से अपनी खोई हुई बेटी मिली है ना, वो तो बस उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही है। अरे हमें पेरिस से आए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ था कि वो माँ तो फिर से वहीं ही चली गई है। सच में अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस अपनी बेटी से ही लगाव है, अब हम लोगों से नहीं। यहाँ पर श्वेता की इस बात पर अब क्रिश जो कि ये सब कुछ सुन रहा था वो बस चुपचाप श्वेता की हर एक बात को सुने जा रहा था। अब श्वेता इधर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। अरे बिना किसी को कुछ भी बताए वो कभी नालिशा के राजमहल में चली गई। उसे कम से कम माँ को जाने से पहले एक बार हमें अपडेट तो देनी चाहिए थी ना। इस बात पर अब क्रिश कहता है, शांत हो जाओ श्वेता, अगर माँ चली गई तो क्या हुआ? वो उनकी भी तो बेटी है ना, और हम तो फिर भी बचपन से माँ के साथ ही हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आलिशा तो माँ को इतने सालों के बाद मिली है।